Let's start with the chapter number 4, that is business objective. अब इस chapter के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किस तरीके के सेट करता है और क्यों करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज अ स्टेटेड मेजरेबल टारगेट दैट अ बिजनेस प्लान्स टू अचीव। सही है, तो बेसिकली एक ये टारगेट होता है जो बिजनेस को अचीव करना होता है। तो ये किस तरीके का टारगेट होता है? ये फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और बिजनेस के ग्रोथ करना, ये इस तरीके के टारगेट होते हैं जो बिजनेस अचीव करना चाहता है। सो बाय सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ऑफ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? बाय सेटिंग क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजर्स को क्या फायदा होगा? नंबर वन, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस फॉर ऑल एम्प्लॉयज विच विल इंक्रीज देयर मोटिवेशन। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ पर्पस और एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको कि आपको किस तरफ काम करना है, क्या काम करना है और कैसे आपको जो है वो चीजें अचीव करनी है। जब तक आपके पास कोई टारगेट नहीं होगा अचीव करने के लिए, आप जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे और उसकी तरफ काम नहीं कर पाओगे टू अचीव दैट टारगेट। Secondly, provide specific targets for future business strategies to aim for, as new business strategies will lack focus with an objective to work towards. अब स्पेसिफिक टारगेट सेट करने की वजह से क्या होता है कि आप जो है वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी फॉर्म कर सकते हो आराम से, और नई स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हो, नई बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हो टू वर्क टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। तो ये है कि आपको स्ट्रेटेजी बनाने में भी हेल्प मिलती है। सही है। और थर्डली, गिव अ मींस ऑफ असेसिंग सक्सेस और फेलियर व्हेन एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंसेस जज्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुए तो मतलब परफॉर्मेंस बुरी रही है। तो एक तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर भी कर सकते हो। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारा जो है वो सवाल आते हैं। बहुत दफा सवाल आए कि भाई बिजनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्यों सेट करता है, और इस साल भी शायद आ सकता है। मूविंग ऑन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस। प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस क्या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं? सबसे पहला है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? इट मींस प्रोड्यूसिंग एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज अचीव। तो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट बनाते हैं, सही है, और यू मेक श्योर दैट के पॉजिटिव डिफरेंस आप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट क्रिएट करें। क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो आप मेक श्योर करते हो कि प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस हो वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल हो, ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना एक बिजनेस का टारगेट होता है। सेकंड इज प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। अब सेटिस्फाइसिंग भी बिल्कुल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरह ही होता है, लेकिन ये अक्सर स्मॉल बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होता है। स्मॉल बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं प्रॉफिट को सेटिस्फाइसिंग लेवल पे या सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे अर्न करना। तो profit satisficing is a common aim for owners of small businesses who wish to live comfortably but do not want to work for longer hours to earn more profit. For example, ऐसा कोई आपका कोई बिजनेसमैन है, सही है, वो सिर्फ उतना अर्न करना चाहता है जितना एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो करता है। फॉर एग्जांपल, एक कोई रिटायर्ड बंदा है, सही है, काम पे से रिटायर हो गया, अब उसको अपना घर चलाना है, तो वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक स्मॉल शॉप खोलता है। सही है, वो शॉप की टाइमिंग ये होती है कि सुबह 8 बजे आएगा वो, और शाम में जो है वो 5 बजे 6 बजे तक जो है वो शॉप को बंद करके चला जाएगा। सही है। तो ये जो है ये बेसिकली सेटिस्फाइसिंग लेवल पे काम कर रहा है। अगर वो मैक्सिमाइजेशन पे काम कर रहा होता तो वो 24/7 शॉप को ऑन रखता, लेकिन क्योंकि वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल या सेटिस्फाइसिंग पे काम कर रहा है, तो वो अपनी जो है वो शॉप को 6 बजे बंद करके चला जाता है। तो दैट मीन्स कि वो 6 बजे तक जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो उसके लिए काफी है, सेटिस्फैक्ट्री है। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो है वो बिजनेस का साइज बढ़ाना चाह रहे हो, और हम कैसे बढ़ाते हैं ये साइज, ये हमने कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो साइज को इंक्रीज करते हैं। फोर्थ इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। आपको मार्केट शेयर इंक्रीज करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है आपका, कि मार्केट में आपकी जो सेल्स है, आपका जो सेल्स का प्रपोर्शन है वो इंक्रीज हो जाए, कि आपकी सेल्स एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस सबसे ज्यादा हो। फिफ्थ आपका ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल का। और सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो अपने आप को मार्केट के अंदर जो है वो अलाइव रखना चाहता है। सही है, तो इसलिए जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल सेट करता है। अमूमन वो बिजनेसेस जिनको बहुत फियर्स कंपटीशन फेस हो रहा होता है, या कोई डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं, तो वो बिजनेसेस अपना सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सिक्स्थ इज योर
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्जेक्टिव आजकल के दौर में CSR ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, एंड इट इज व्हेन द बिजनेस कंसिडर्स द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये ऑब्जेक्टिव जब सेट होता है जब बिजनेस जो है वो कंसिडर करता है इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने सारे बिजनेस डिसीजंस की ऑन द जो भी डिसीजन बिजनेस लेता है उसका इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर, एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट। मतलब इन सबका अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखता है, और इनका ख्याल करते हुए जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे पोल्यूशन नहीं करना इज एन CSR एक्टिविटी, कोई के पोल्यूशन ज्यादा नहीं करें, रिसाइकलेबल मटेरियल इस्तेमाल करें, सही है, एम्प्लॉयज को अनफेयरली डिसमिस ना करें, ये सारी चीजें आपकी CSR में आ जाती हैं। तो CSR बनना या CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना भी बिजनेस का काम होता है लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, नाउ सेवेंथ इज मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म। सही है, मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म रेवेन्यू इज योर सेवेंथ ऑब्जेक्टिव, दैट इज कि आप जो है वो अपना शॉर्ट रन में मैक्सिमाइज करना चाहते हैं रेवेन्यू को। और ये ऑब्जेक्टिव मेनली जब सेट करता है बिजनेस जब उसको कैश की जरूरत होती है, कि जब आपको पैसों की जरूरत है तो आप क्या करते हो, आप डिस्काउंट वगैरह लगा देते हो, चीजें डिस्काउंट रेट पे बेचना शुरू कर देते हो, ताकि आपकी जो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाए। और एट्थ आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू। अब शेयर होल्डर कौन होता है, वो बंदा होता है जो आपके बिजनेस के अंदर शेयर्स खरीदता है। तो शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि आप जो शेयर इशू करे हुए हैं आपने, सही है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना। के फॉर एग्जांपल अगर किसी ने $10 पे खरीदा था शेयर, तो एक साल के बाद वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि $12 पे उसका शेयर पहुंच जाए या $15 पे उसका शेयर पहुंच जाए। तो $12 या $15 पे कैसे पहुंचेगा शेयर, जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा। तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। या डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड जो है वो बिजनेस इंक्रीज करे तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ता है। तो शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब डिविडेंड इंक्रीज होगा। अब डिविडेंड कैसे इंक्रीज होगा, जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, जब अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आप डिविडेंड भी बढ़ाओगे, जिसकी वजह से आपका शेयर होल्डर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये आपके जो है वो 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इनको हम कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, और बिजनेसेस जो है वो ये सेट कर रहे होते हैं टू अचीव द बिजनेस। और ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर बिजनेस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का डिफरेंस भी हमने कल डिस्कस करा था। पब्लिक सेक्टर बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, और प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं। अब बात करते हैं सोशल एंटरप्राइजेस की। सोशल एंटरप्राइजेस भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सोशल एंटरप्राइजेस बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस भी होते हैं, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। ये तीनों भी हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। इकोनॉमिक मतलब कि प्रॉफिट अर्न करें और उसको री इन्वेस्ट करें बिजनेस के अंदर, ताकि बिजनेस ग्रो हो और सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। सोशल में ये है कि आप जो है वो सोसाइटी की जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको हेल्प करें। और एनवायरमेंटल का मतलब ये है कि आप जो है वो एनवायरमेंट अपने जो प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस। अब पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो टिपिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बिजनेस, मतलब जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जो गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस होते हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट रिलायबल सर्विस टू द पब्लिक सच एज वाटर सप्लाई और पोस्टल सर्विस। सही है, एफिशिएंट मतलब के कॉस्ट इफेक्टिव, कम कॉस्ट पे, सही है, आप जो है वो रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करो, सच एज वाटर सप्लाई, इवन इलेक्ट्रिसिटी। सही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक है। सही है, सुई सदन गैस गैस सप्लाई, सारी एसेंशियल चीजें आपको प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है। फिर टू एनकरेज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सही है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मतलब कि वो एरियाज जो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत ज्यादा है वहाँ पे बिजनेसेस को प्रमोट करें, वहाँ पे बिजनेसेस खोले ताकि उनको नौकरियां वगैरह मिले। फिर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, आपके पब्लिक सेक्टर बिजनेस का ये होता है। देखें, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए होती है पाकिस्तान में, क्योंकि निकाला नहीं जाता गवर्नमेंट जॉब में। तो ये गवर्नमेंट जॉब में आप जब तक डिपार्टमेंट बंद नहीं होता आपका, आपको निकाला नहीं जाएगा। और अगर निकाल भी दिया जाएगा तो आपके लिए कहीं और किसी और जगह पे जो है वो जॉब जो है वो रखी जाएगी। सही है, तो इसलिए जो है वो अक्सर लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो इतनी आसानी से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि पब्लिक का एम ही यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, तो वो कभी भी लोगों को नहीं निकालती। टू मीट फाइनेंशियल टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट बट नॉट नेसेसरली मेक अ प्रॉफिट। सही है, पब्लिक सेक्टर बिजनेस का ये भी एम होता है कि जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल टारगेट सेट करी है उसको अचीव करें। और वो फाइनेंशियल टारगेट अगर अचीव भी नहीं होता लेकिन सर्विस फिर भी होती है, जैसे पीआईए का आपने सुना होगा कि पीआईए जो है वो काफी साल लॉस में रही थी। सही है, तो लॉस में रही थी लेकिन फिर भी वो ऑपरेट कर रही थी। तो पब्लिक सेक्टर बिजनेस का ये मेन नहीं एम प्रॉफिट नहीं होता,
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का तो प्रॉफिट होता है लेकिन पब्लिक सेक्टर का प्रॉफिट नहीं होता। पब्लिक सेक्टर का होता है कि गवर्नमेंट जो टारगेट दे बस उसको अचीव करना है। एंड लास्टली टू अचीव हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। अब जब आपके पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन वगैरह कर रहा होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक वगैरह आप देखें, अब आपका घर पे जो बिल आता है वो छोटा साइज हो गया उसका, सही है, और रिसाइकलेबल पेपर से जो है वो आपका बिल बनता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए है। तो दिस दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बिजनेस। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि तीनों जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और सोशल एंटरप्राइज हैं, वो लोग जो भी अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो होते हैं आपके स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? स्मार्ट एक क्राइटेरिया होता है। स्मार्ट क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मार्ट क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। स्मार्ट क्राइटेरिया क्या होता है? एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि आपको पता हो, कि स्पेसिफाई हुआ हो कि वो ऑब्जेक्टिव है क्या। फॉर एग्जांपल सेल्स मैक्सिमाइज करनी है तो स्पेसिफिकली आपको कितनी सेल्स मैक्सिमाइज करनी है वो आपको पता होना चाहिए, कि सेल्स 10% से बढ़ना चाहिए, 15% से बढ़ना चाहिए, जो भी एक्स वाई जी। तो स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब कि एक उसकी क्वांटिफाइबल वैल्यू होनी चाहिए, कि आपको पता हो कि वो चीज आपने अचीव करी है, कितनी करी है या नहीं करी। सही है, तो क्वांटिफाइबल होना चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए, मतलब कि दे शुड बी अचीवेबल। दैट मीन्स के अचीवेबल का मतलब ये होता है कि आप जो है वो अचीव कर सको उसको। सही है, रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हों इनफ कि आप उस को अचीव कर सकें। रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट होने चाहिए, कि टारगेट जो है वो ऐसा नहीं हो कि हवा में तीर चला रहे हो आप। तो ये टारगेट शुड बी रियलिस्टिक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भाई आप लोग सब जो है वो एक साल लेकर आए, तो ये आप लोग का टारगेट होना चाहिए, तो इट वोंट बी रियलिस्टिक। कुछ बच्चे नहीं लेकर आ सकते, या कुछ बच्चों इतने ज्यादा टाइम पढ़ाई को नहीं देते कि वो लोग ए स्टार लेकर आ सके। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका रियलिस्टिक और रेलेवेंट होता है, कि मतलब जो आप टारगेट सेट कर रहे हो दे शुड बी रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट। फिर टाइम लिमिटेड होता है, कि एक टाइम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए। तो ये अगर आपका वो सर्टेन टाइम पीरियड नहीं रखोगे तो ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि भाई आप लोग को पूरा कोर्स कवर करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपके पास एक सर्टेन टाइम होता है ना, कि आपके पास 10 महीने हैं, 8 महीने हैं, 7 महीने। सही है, उसमें कोर्स कंप्लीट करना है आपको। तो ये अगर वो टाइम पीरियड नहीं होता तो कोर्स कभी भी खत्म भी नहीं होता, क्योंकि आप जाहिर सी बात है फिर आगे 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 करते रहते हैं। तो ये तो हर चीज का एक जो है वो टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी आप सेट करते हो, आप ये देख के सेट करते हो कि आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव हो स्मार्ट क्राइटेरिया में फिक्स हो। ठीक है। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं बिफोर डिटर्मिनिंग अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपका बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में। क्योंकि अभी हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों बिजनेसेस जो है वो उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। सही है, तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। पब्लिक सेक्टर कहती है कि पब्लिक को जो है वो बेनिफिट पहुंचाओ। सही है, और आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। तो यहाँ पे आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव डिफर करेंगे डिपेंडिंग ऑन द ओनरशिप, कि अगर गवर्नमेंट ओन करती है तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होंगे, प्राइवेट ओनरशिप है तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर बिजनेस कल्चर भी आपके ऑब्जेक्टिव को आपके ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस का कल्चर ऐसा है कि हमें जो है वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स नहीं देखने, हमें बस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ज्यादातर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, सीएसआर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस है वो काफी एथिकल काम करता है और वो इन्वायरमेंट को भी कंसिडर करता है और उसको एथिकल रहने का शौक है, तो वो फिर अपने ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सीएसआर ही सेट करेगा। फिर नंबर ऑफ इयर्स इन ऑपरेशंस, कितने साल से आपका बिजनेस चल रहा है। देखिए इनिशियली जो बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो इनिशियल में बिजनेस जो है वो सर्वाइवल अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है। हाउएवर जब उसको कुछ साल हो जाते हैं, मतलब आफ्टर 2 to 3 years, तो वो जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या ग्रोथ की तरफ ऑब्जेक्टिव सेट करता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा है बिजनेस का, क्या सेट करोगे आप ऑब्जेक्टिव, वो डिपेंड करता है कि कितने साल हो गए आपको। अगर इनिशियल स्टेजेस हैं तो सर्वाइवल, और अगर बहुत साल हो गए तो ग्रोथ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आप जिस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे एथिकल कंसिडरेशन कितना ज्यादा हो रहा है। अगर आपका एथिकल कंसिडरेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे उस एरिया में, उस कंट्री में आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव सीएसआर होगा। और अगर आपका एथिकल कंसिडरेशन इतना ज्यादा नहीं है तो फिर आपके ऑब्जेक्टिव सीएसआर नहीं बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा। फिर साइज एंड लीगल फॉर्म ऑफ द बिजनेस, आपका पार्टनरशिप है या सोल ट्रेडर है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और बिजनेस लार्ज है या स्मॉल है। लार्ज बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है स्मॉल बिजनेसेस से। फिर इसी तरह आपका सोल ट्रेडर का
ऑब्जेक्टिव जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से डिफरेंट होता है, सही, और पीएलसी का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा। सो आपका ऑब्जेक्टिव्स डिफर करते हैं किस चीज को देखते हुए कि आपका बिजनेस का साइज क्या है और लीगल स्ट्रक्चर क्या है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फिर बात करते हैं हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की। रिलेशनशिप बिटवीन मिशन स्टेटमेंट, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। ये चैप्टर 4 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस साल के लिए, तो जरा इसको ना आप लोग पढ़ लिएगा सही से ना खुद से भी। सही है, अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की। तो हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में आपका एम सबसे पहले तो टॉप पे आता है। एम एम जो है वो आपका लॉन्ग टर्म एम होता है। लॉन्ग टर्म मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना है, मैं आज अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैं आज अपना एम सेट करूंगा। अब एम क्या होगा कि भाई एक इंटरनेशनल बिजनेस बनना है, जैसे मैकडोनल्ड्स और केएफसी है, तो वो मेरा एम होता है कि भाई मैं जो हूँ इनकी तरह बड़ा बिजनेस बनना चाहता हूँ। दैट इज माई लॉन्ग टर्म एम। फिर मैं एक मिशन स्टेटमेंट सेट करता हूँ। अब मिशन स्टेटमेंट क्या होती है? मिशन स्टेटमेंट इज बेसिकली अपने एम को मैं सिंपली वर्ड्स में जब बताता हूँ कि भाई मेरा ये एम है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे ये एम अचीव करना है, तो वो सिंपली मेरी मिशन स्टेटमेंट बन जाती है कि वो मैं एम को डिफाइन कर रहा हूँ इन अ स्टेटमेंट। फिर एम को फर्दर मैं अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा। अब मेरा एम क्या था? मेरा एम था कि बड़ा बिजनेस बनना है, तो बड़ा बिजनेस बनने के लिए मेरा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ग्रोथ मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और सर्वाइवल, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब फर्दर इन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो मैं डिवाइड करता हूँ इनटू डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स। अब डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस स्प्रेड है, सही है, लेट्स सपोज कराची में है डिवीजन, तो कराची डिवीजन हो गया मेरा, सही है, और हैदराबाद में है तो हैदराबाद डिवीजन हो गया, इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद डिवीजन हो गया। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं डिवीजन, सही है। तो जब आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो तो उसको आप फिर डिविजन्स में डिवाइड करते हो। फिर डिविजनल ऑब्जेक्टिव को फर्दर आप डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हो। डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, आपका एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो गया, ये आपके सारे जो है वो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर फर्दर आप इन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को किस में डिवाइड करते हो? इनटू इंडिविजुअल टारगेट्स। इंडिविजुअल टारगेट्स आपके एम्प्लॉयज के आप टारगेट सेट करते हो इंडिविजुअल लेवल पे, कि एम्प्लॉयज का एक एक टारगेट सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो मार्केटिंग के एम्प्लॉयज का क्या टारगेट सेट करूंगा कि भाई हर एक एम्प्लॉय जो है वो अगर 10 यूनिट बेच रहा था तो 10 यूनिट से 12 यूनिट बेचे, या 15 यूनिट्स बेचे। तो ये मेरे इंडिविजुअल टारगेट्स होते हैं, एक एक एम्प्लॉय का क्या टारगेट होगा। तो ये आपका पूरा जो है वो हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि जो एम होता है आपका लॉन्ग टर्म, उसको आप फर्दर डिवाइड करते हो इनटू मिशन स्टेटमेंट, फिर फर्दर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल टारगेट्स। जो एम को अचीव करने के लिए आप जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हो उसको हम कहते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फिर उसको फर्दर आप डिवाइड करते हो इनटू डिविजनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। फिर यहाँ पे एक एक चीज बताई दी है कि ये जो हायरार्की है इसमें एक एक चीज की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। बिजनेस एम क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल दैट द बिजनेस होप्स टू अचीव। फिर बिजनेस स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रीफ स्टेटमेंट of business core aim faced in a ways to motivate employees and to stimulate interest of outside group। बेसिकली आप अपनी एक ब्रीफ स्टेटमेंट बनाते हो ताकि जो आउटसाइड ग्रुप्स हैं, जो आपके आउटसाइड स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखें और आपके एम्प्लॉयज भी मोटिवेट हों उस चीज को अचीव करने में। जैसे एक कॉलेज अगर खुलता है, ए लेवल कॉलेज, तो उसकी क्या मिशन स्टेटमेंट होगी? टू प्रोवाइड एन एकेडमिक करिकुलम इन केयरिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ये उसकी मिशन स्टेटमेंट हो गई। फिर सैमसंग की क्या मिशन स्टेटमेंट है? वी विल डिवोट आवर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये आपका सैमसंग का, तो ये जो है वो आपका सैमसंग की जो है वो मिशन स्टेटमेंट है कि भाई आप जो है वो टेक्नोलॉजी और सुपीरियर प्रोडक्ट्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो दे रहे हो। तो बेसिकली आप अपने एम्स को जब जो है वो बताते हो, जब एम्स को आप जो है एक स्टेटमेंट दे देते हो, तो वो आपका सिंपली आपका मिशन स्टेटमेंट बन जाता है। मूविंग ऑन, मिशन स्टेटमेंट के फायदे क्या है? ये आउटसाइड ग्रुप को इन्फॉर्म करता है कि आपके बिजनेस का विजन या एम क्या है। फिर आप मोटिवेट, इससे जो है वो एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉयज को भी पता होता है कि उनको करना क्या है। फिर उसके बाद थर्डली, इट स्टैब्लिश व्हाट द बिजनेस इज अबाउट एंड इट बेनिफिट्स अदर ग्रुप्स एज वेल। तो बिजनेस के बारे में ये बताता है कि भाई बिजनेस है क्या और बिजनेस क्या अचीव करेगा। हाउएवर इसके डिसएडवांटेज क्या है? ये काफी वेग होती है। वेग का मतलब होता है ये जनरल होती है स्टेटमेंट, इसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। एक्चुअली में आपके टारगेट्स अचीव करने के लिए आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, तो ये काफी वेग और जनरल होती है, मतलब कोई इस पे ध्यान इतना ज्यादा देता नहीं है। फिर जस्ट अ पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज, ये सिर्फ आपके स्टेक होल्डर्स को बताने के लिए एक
या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कहीं कहीं कि भाई आप मिशन स्टेटमेंट भी अपनी बनाए, वरना ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इन वर्चुअली इम्पॉसिबल एंड टू रियली एनालाइज और डिसएग्री। तो आपके लिए ये काफी वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है कि आप इसको एनालाइज कर सको और इसको इसके साथ जो है वो डिसएग्री कर सको। तो ये आपके जो है वो मिशन स्टेटमेंट की वैल्यूएशन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स बनाई जाती हैं। तो वो क्या होती हैं? तो आपके अभी ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा बिजनेस में कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट्स ग्रोथ करना, सीएसआर वगैरह, ये सारी चीजें हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ी थी। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है? बिजनेस स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ बिजनेस डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन होता है जो बिजनेस बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिजाइन करता है। और टैक्टिक क्या होता है? टैक्टिक इज अ शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ एक्शन एज अ पार्ट ऑफ एन ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो जो पहले आप लॉन्ग टर्म में बनाते हो वो स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी अचीव करने के लिए आपको फर्दर इस स्ट्रेटेजी को तोड़ते हो आप इनटू टैक्टिक्स। फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेटेजी है कि भाई मैं रोज जो है वो 3 घंटे पढ़ूंगा। अब उस 3 घंटे में क्या क्या पढ़ूंगा, सही है, वो आपकी टैक्टिक्स कहलाएंगी। सही है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज ग्रो रेवेन्यू बाय 15% पर एनम। अब जैसे एक ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करते हैं। तो बिजनेस ने ऑब्जेक्टिव सेट करा कि भाई रेवेन्यू बढ़ाने नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। अब ये इसको फर्दर डिवाइड करा इनटू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, दैट इज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? अब मार्केटिंग इज द डिपार्टमेंट और उसका ऑब्जेक्टिव सेट किया आपने कि इंक्रीज यूके मार्केट शेयर टू 17% एंड ग्रो एवरेज कस्टमर स्पेंड बाय 5%। सही है। तो ये आपके मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब ये है कि अब आप जो है वो इस इन जो टारगेट सेट किए इनको अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो? आप रीफोकस प्रोडक्ट रेंज ऑफ ऑन हाई मार्जिन आइटम्स, इंट्रोड्यूस सीआरएम सिस्टम्स। आप ये दोनों अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ये दो स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। फिर फर्दर इन स्ट्रेटेजीज को आप डिवाइड कर रहे हो इनटू मार्केटिंग टैक्टिक्स। इंप्रूव अग्रीमेंट्स विद की सप्लायर्स, कंडक्ट सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। टैक्टिक्स क्या है आपकी? कि एग्रीमेंट सप्लायर के साथ बढ़ाओ, सही है, ताकि आपके ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। और कंडक्ट करो सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो ये बेसिकली आप जो है वो एडवर्टाइज करो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा, ताकि सीआरएम डेवलप हो और आपके प्रोडक्ट की रिफोकस हो और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े और मार्केट शेयर बढ़े। तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स आप डिवाइड करें और उन टैक्टिक्स को अचीव करने के लिए आपके पास एक बजट होना चाहिए। तो फाइनेंशियल टारगेट्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ सेल एम्प्लॉयज। आपने जो है वो मार्केटिंग बजट बनाया हुआ कि भाई हर एक सेल एम्प्लॉय हमें इतना पैसा कमा के देगा। तो ये बेसिकली आपका सिंपली एक समझ लो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को आप फर्दर डिवाइड करते हो इनटू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। फिर फर्दर आप उसको डिवाइड करते हो इनटू मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग टैक्टिक्स एंड मार्केटिंग बजट्स। समझ में आ गई बात? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन स्टेजेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब बेसिकली आपके बिजनेस डिसीजन मेकिंग में जो है वो आपका किस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है वो क्या करते हो? स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। फिर आप असेस करते हो कि आप ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर जो जो रुकावटें आती हैं उसको आप एनालाइज करते हो कि भाई ये ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे इनमें रुकावटें क्या आएंगी, इसके बैरियर्स क्या हैं। फिर एनालाइज स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। एनालाइज स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस का मतलब ये है कि आपके पास सामने क्या ऑप्शंस हैं कि उन बैरियर्स को कैसे ओवरकम करना है। यूज अप्रोप्रिएट टूल्स टू डिसाइड बिटवीन ऑप्शंस। फिर आप जो है वो डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हो डिसाइडिंग बिटवीन ऑप्शंस। फिर प्लान एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी एंड देन कंट्रोल एंड रिव्यू कि आप जो है वो कि आपने जो इम्प्लीमेंट करी है स्ट्रेटेजी वो सही है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है? सिंपली ऑब्जेक्टिव बनाओ, ऑब्जेक्टिव बना के आप असेस करो कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसके लिए उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डेटा गैदर करो। फिर स्ट्रेटेजीज बनाओ, उन स्ट्रेटेजीज में से सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करो और इम्प्लीमेंट करके रिव्यू प्रोसेस करो कि किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी आपकी जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जा रही है आपको या फेलियर की तरफ लेके जा रही है। मूविंग ऑन, हाउ ऑब्जेक्टिव्स माइट चेंज ओवर टाइम। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि ये भी बहुत दफा पास पेपर्स में आ चुका है कि एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ओवर द टाइम पीरियड चेंज क्यों होते हैं। सबसे पहले तो एक कोई भी न्यूली फॉर्म बिजनेस है, सही है, ये माइट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव by operating for several years and now the owner wish to
ओनर विश टू परस्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ और इंक्रीज प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये कि आपने इनिशियली जब स्टार्ट करा था तो आपने सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव सेट करा था, लेकिन अब आप सर्वाइव कर चुके हो मार्केट के अंदर एंड नाउ यू हैव टू मूव ऑन विथ योर बिजनेस, तो आप जो है वो कोई और सा ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो। Secondly, the competitive and economic environment may change. The entry into the market of a powerful rival or the start of an economic recession may force a business to switch from growth survival as its main aim. अगर कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट के अंदर, कोई इकोनॉमिक हालात बदल गए, जैसे कोविड आ गया था, तो उसमें क्या हुआ कि आपको ग्रोथ से अपना ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल की तरफ सेट करना पड़ा। तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया तो उसकी वजह से आप जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर देते हो। फिर a short-term objective of growth in sales or market share might be adapted to a longer-term objective of maximizing profits from higher level of sales. तो आप अपने शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स को बार बार चेंज करते रहते हो इन ऑर्डर टू अचीव योर लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव दैट इज ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। तो आपको बार बार जो है वो ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने पड़ते हैं इन द शॉर्ट रन टू अचीव योर लॉन्गर टर्म गोल्स। ये आपका एक मेन जो है वो आपका सवाल आ सकता है इस पे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स ओवर टाइम चेंज क्यों होते हैं, और पास्ट पेपर में काफी दफा ये पूछा गया सवाल। मूविंग ऑन, ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इनटू टारगेट्स and budgets. An important role of senior management is to convert the overall objectives of the business into targets for individual departments, groups and individuals. अब आपके जो मैनेजर्स हैं ना, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है ये सारा प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, कि ऑब्जेक्टिव्स को एक पर्टिकुलर टैक्टिक में या टारगेट में डिवाइड करना। सही है, मतलब ये उसको जो है वो शॉर्ट करके और टुकड़ों में तोड़ के जो है वो आपको डिवाइड करना होता है। तो उसको हम कहते हैं सिंपली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको डिवाइड करना इनटू स्पेसिफिक टारगेट। तो इससे क्या होता है कि आपके इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स और ग्रुप्स को पता होता है कि हमें क्या काम करना है। Secondly, specific and measurable short-term targets must be set for each business section based on the overall objective of the business. अब यहाँ पे ये है कि आप जब अपने टारगेट्स को डिवाइड कर देते हो ना इनटू शॉर्ट टर्म टारगेट्स एंड बजट्स, तो ये होता है कि आपके स्पेसिफिक और मेजरेबल टारगेट्स बन जाते हैं। जो स्मार्ट क्राइटेरिया होता है वो इट्स नॉट जस्ट विथ योर ऑब्जेक्टिव बट आल्सो विद द टारगेट, कि आपको पता होता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू अचीव। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि काम करना क्या है वहां पे, तो आप कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प नहीं कर सकते इन अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। हाउएवर, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियरली स्टेट कर देती है कि आपको क्या काम करना है, तो फिर आपको पता होगा कि आपने क्या काम करना है और वो आपको फिर हेल्प करेगा इन अचीविंग योर टारगेट्स एंड वर्किंग फॉर द बिजनेस। These targets will be for limited time periods such as the next 3 months. फिर टारगेट जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि 3 महीने 4 महीने में आपको वो टारगेट अचीव करना होता है। फिर जब वो टारगेट अचीव हो जाता है फिर आपको कोई दूसरा टारगेट मिल जाता है, फिर उसको अचीव करना होता है। तो बेसिकली ये शॉर्ट रन टारगेट्स होते हैं। These targets must be reached if the overall objective is to be achieved. ये टारगेट जो है वो आपको रीच करने होंगे अगर आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो इसलिए आप जो है वो मेक श्योर करते हो मैनेजर्स जो है कि वो टारगेट्स को डिवाइड करें और उसको स्मार्ट के क्राइटेरिया में रखें और उसको अचीवेबल रखें। ये नहीं हो कि आपने जो है वो टारगेट दे दिए इतने इतने और एम्प्लॉय से वो पूरा नहीं हो रहा। सही है, तो इसको आप जो है वो मेक श्योर करें कि मैनेजमेंट का काम होता है ये कि आप जो है वो डिवाइड करो ऑब्जेक्टिव्स को इनटू टैक्टिक्स। फिर मैनेजमेंट का एक और काम होता है कि आप जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हो उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो, वहां उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पता होगा, तो आप कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तो इफ एम्प्लॉयज आर कम्युनिकेटेड विद एंड देयरफॉर इन्वॉल्वड इन सेटिंग ऑफ इंडिविजुअल टारगेट्स, देन दीज बेनिफिट वुड रिजल्ट। अगर आप एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट रखोगे बिजनेस के अंदर और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेट करने में एम्प्लॉयज का इनपुट लोगे, तो फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स विल हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी वाइड गोल्स। उनको पता होगा कि उनको क्या अचीव करना है और उनको पता होगा वो अगर जो गोल अचीव करेंगे उससे बिजनेस को क्या फायदा होगा। सो दे विल नो द ओवरऑल एम्स एज वेल एंड देयर इंडिविजुअल टारगेट एज वेल। तो अगर आप कम्युनिकेट करोगे ऑब्जेक्टिव्स को, बताओगे अपने एम्प्लॉयज को, लोअर लेवल एम्प्लॉयज को कि भाई हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो दे वुड नो कि व्हाट दे हैव टू अचीव एंड व्हाट द कंपनी हैज टू is expecting from them. Secondly, employees understand the overall plan and how their individual goals fit into the company's business objective. तो ओवरऑल प्लान एम्प्लॉयज को पता चल जाता है और कैसे उनके इंडिविजुअल गोल फिट करते हैं कंपनी के अंदर, और उनको फिर उनकी इंपॉर्टेंस भी पता चलती है कि अगर एक मैनेजर है उसका सीनियर मैनेजर का जो गोल है, तो ये या सीनियर मैनेजर का जो गोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है सीनियर मैनेजर एक इंपॉर्टेंस फील करेगा और वो बिजनेस से ज्यादा एसोसिएटेड रहेगा। And employees share responsibility for targets and objectives by interlinking their goals with those of others in the
कंपनी। तो आपस में गोल्स जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। कि जब आप कम्युनिकेट करोगे ऑब्जेक्टिव्स और आपस में इंटरलिंक्ड होंगे ऑब्जेक्टिव्स, तो आपस में सोशल नीड्स भी आपकी सेटिस्फाई होती रहेंगी। फिर बात करते हैं एथिकल इन्फ्लुएंस और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज। अब एथिक्स का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस की एक्टिविटीज पे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो एथिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। एथिक्स का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस को अलाउ नहीं करती पोल्यूशन करने के लिए, आपके बिजनेस को मोटिवेट करती हैं टू यूज रिसाइकल मटेरियल, आपके बिजनेस को जो है वो ये मेक श्योर करती है कि वो एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, आपका बिजनेस को मेक श्योर करती है कि वो कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो मार्केट के अंदर, नॉट दे आर नॉट क्रिएटिंग मोनोपोली। तो ये सारे आपके जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती हैं। ये एथिकल इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस की एक्टिविटीज पे। तो फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट एथिकल कोड इन डिसीजन मेकिंग कैन बी एक्सपेंसिव इन द शॉर्ट रन। तो अगर बिजनेस एथिकल होता है तो शॉर्ट रन में उसको क्या नुकसान होंगे। यूजिंग एथिकल एंड फेयर ट्रेड सप्लायर्स कैन ऐड टू बिजनेस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नॉट टेकिंग ब्राइब्स टू सिक्योर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स कैन मीन फेलिंग टू सिक्योर सिग्निफिकेंट सेल्स। तो ब्राइब्स वगैरह अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो आपके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे पाकिस्तान में अगर आपको कोई काम कराना है रिश्वत देनी पड़ती है, रिश्वत नहीं दोगे आपका काम नहीं होगा। एक्सेप्टिंग दैट इट इज रॉन्ग टू फिक्स प्राइसेस विद कॉम्पिटिशन, मतलब एक अच्छा काम भी करने जाओ ना, अगर आप हॉस्पिटल खोल रहे हो तो हॉस्पिटल खोलने के लिए भी आपको जो है वो लैंड माफिया और ये लैंड वालों को और इलेक्ट्रिसिटी वालों को बहुत सारी ब्राइब्स देनी पड़ती है ताकि वो आपको परमिशन दे दें। तो ये भी जो है वो आपको करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो आपका हॉस्पिटल कभी नहीं खुलेगा। एक्सेप्टिंग दैट इट इज रॉन्ग टू फिक्स प्राइसेस विद कॉम्पिटिटर्स माइट लीड टू लोअर प्राइसेस एंड प्रॉफिट। अगर आप एथिकल प्रैक्टिसेस करोगे और आप कॉम्पिटिटर के साथ प्राइस फिक्सिंग नहीं करोगे, तो प्राइस फिक्सिंग नहीं करोगे तो कॉम्पिटिटर अपनी प्राइसेस लो करके जो है वो आपको अपनी प्राइसेस लो करनी पड़ेंगी ताकि आपकी सेल्स ज्यादा हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो लेकिन लो प्राइस करोगे तो शायद आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए, सही है, या कॉम्पिटिटर जो है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाए और आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिके ना। और पेइंग फेयर वेजेस अगर आप एम्प्लॉयज को दोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, कि आपको ये काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। हाउएवर लॉन्ग टर्म में एथिकल होने का फायदा है, और एथिकल होने का लॉन्ग टर्म में फायदा क्या है। इन द लॉन्ग टर्म देयर कुड बी सब्सटैंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम एक्टिंग एथिकली, अवॉइडिंग पोटेंशियली एक्सपेंसिव कोर्ट केसेस। आपके खिलाफ कोर्ट केसेस वगैरह नहीं होंगे अगर आप एथिकली जो है वो बिजनेस में ऑपरेट करोगे। फिर बैड पब्लिसिटी नहीं होगी, कंज्यूमर्स आपसे गुड खरीदेंगे, कंज्यूमर लॉयल्टी इंक्रीज हो जाएगी, सही है, क्योंकि आप एथिकल अगर मीन से ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत सारे एथिकल कंज्यूमर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिर एथिकल बिजनेसेस अट्रैक्ट एथिकल कस्टमर्स एंड एज वर्ल्ड प्रेशर ग्रोज फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी दिस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इन इंक्रीजिंग। फिर आजकल के दौर में एथिकल कंज्यूमर्स का जो है वो काफी दौर है कि एथिकली बिजनेस जो है वो एथिकल कंज्यूमर्स और एथिकल बिजनेसेस से जो है वो प्रोडक्ट खरीद रहा होता है। एथिकल बिजनेसेस आर मोर लाइकली टू बी अवॉर्डेड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एथिकल बिजनेसेस को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी काम मिलेगा। तो ये फायदे हैं आप लोग आपके एथिकल होने में। तो ये आपका पूरा चैप्टर 4 है।